गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। कि हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की इन्वेस्टिगेशन कैसे हैंडलिंग करें, हाउ टू इन्वेस्टिगेट द आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास पुंडीर और मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नया टॉपिक फार्मा का, और अपने चैनल रिव्यू ब्रेन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए शुरू करते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो हमारी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं कि अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट, उसकी एक लिमिट होती है, जो हम लिमिट हमारा कोई इंटरनल हाउस एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया हो सकता है, स्पेसिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, या कोई अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन है जो अप्रूव्ड हो, ठीक है, या कोई फार्माकोपिया की लिमिट होगी, फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया ने कोई लिमिट दे रखी है कि ये हमारा टेस्ट है और इसकी लिमिट 98 से 102% है, ठीक है, या 100 प्लस माइनस बोल सकते हैं कि बीच है, और हम कोई रिजल्ट लगाते हैं और उसका रिजल्ट हमारे लिमिट में नहीं आता है, लिमिट से बाहर आता है, कि जैसे 95 आ गया, 96 आ गया, तो उन रिजल्टों को हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में गिनते हैं या बोलते हैं कि दीज रिजल्ट आर जनरेट बाय आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो डेफिनेशन इज टेस्ट रिजल्ट that does not comply with the predetermined expectance criteria or approved specification or official compendia or internal expectance criteria. Test results that fall outside of stabilized expectance criteria which have the stabilized in official compendia or company document. ठीक है, that is raw material specification, in process specification या final product testing specification etc. हमारे अलग अलग स्टेप होते हैं। कोई भी टेस्ट है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, लिमिट स्पेसिफिकेशन की, पीएच की लिमिट हमारी कोई हमारा टेस्ट प्रोडक्ट है कि उसमें उसकी जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में आनी चाहिए। अगर इससे बाहर आती है तो वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब ओएस में हमारे रिजल्ट चले जाते हैं। हमारा पीएच इतना है, हमारा एस से 100 प्लस माइनस 2 होना चाहिए, और हमारा सोलेबिलिटी ये सोलेबल इस वाटर में होना चाहिए। अगर इस सालन पे आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर सोलेबिलिटी होती है, जो भी हमारे स्पेक में दिया हुआ उससे कोई भी चीज़ बाहर गई तो उसको हम आउट ऑफ स्पेसिफाइड रिजल्ट में काउंट करते हैं। तो प्रोसीजर हैंडलिंग ऑफ ओएस, जब भी हमारा ओएस जनरेट हुआ, कोई भी एनालिसिस हमारी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद हम अपने रिजल्ट चेक करते हैं कि अपने स्पेक से, लिमिट से, तो अब हम लिमिट से अगर कोई भी ओएस, कोई भी हमारा रिजल्ट लिमिट से बाहर जाता है, जैसे हमारा रिजल्ट लिमिट से बाहर गया, हमने स्पेक्स देखा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डू नॉट डिस्कार्ड द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट प्रिपरेशन। जो हमारा टेस्ट प्रिपरेशन हमने बनाई है, स्टैंडर्ड बनाए हैं, उनके जो ग्लास वेयर है, सैंपल वो रिटेन रखना, उनको डिस्कार्ड नहीं करना है, ठीक है। चेक द एनालिटिकल रॉ डाटा शीट एंड क्रोमेटोग्राम। उसके बाद हम अपनी जो शीट है, जो हमारी वर्किंग शीट है, उसको चेक करना कि हमसे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं होगी, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, या हमारा जो क्रोमेटोग्राम है या कोई भी सेट चेक करना, कोई भी क्रोमेटोग्राम हो उसमें पीक वगैरह तो नहीं पकड़ी है, या कोई गलत हो गया है, छूट गया हमसे, तो चेक करना। और चेक द होल एनालिसिस फॉर कंप्लाइंस, सेल्फ चेक करनी है होल एनालिसिस की कोई डाइल्यूशन एरर तो नहीं हो गया, फर्दर डाइल्यूशन करनी थी, नहीं हुई, कुछ ऐसा है, स्टैंडर्ड का वेट इतना था, अपना मेथड चेक करना है, सारी चीज़ खुद सेल्फ चेक करनी है। आफ्टर डेट आपको कोई एरर उसमें नहीं लगता है तो अपने इंचार्ज को आप इन्फॉर्म करेंगे, तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेक्शन इंचार्ज ऑफ क्यूसी प्रोसेस शैल एंटर द डिटेल ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लॉ एंड फर्स्ट एंड इशू द ओएस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आफ्टर डेट बाई क्यूए। जैसे ही हम अपना एक रिक्वेस्ट फॉर्म लिखकर क्यूए में सबमिट करेंगे कि हमारा यहाँ ये हमारा डिस्क्रिप्शन था, ये प्रोडक्ट था और ये हमारा ओएस जनरेट हुआ, जैसे हम क्यूए को अपना फॉर्म भर के भेजेंगे तो क्यूए हमारे लिए ओएस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनरेट इशू करेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे ही हमारा ओएस लॉग्ड होता है, तुरंत उसके अंडर 3 डेज हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कस्टमर हैं, जो जिसके बेस्ट हम टेक्निकल
एग्रीमेंट हुआ या जो भी हमारे एमए होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है। और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कंप्लीट ओएस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारी ओएस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने रेगुलेटरी बॉडी, एमए होल्डर या कस्टमर जो भी हमारे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट फॉर हैंडलिंग ऑफ ओएस इन्वेस्टिगेशन, जब हमारी ओएस रिजल्ट हमें ऑब्जर्व होता है तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ हमारी एरर है या ये जो ओएस रिजल्ट हुआ है सही कोई लेबोरेटरी एरर तो नहीं है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की एरर तो नहीं है। तो उसके लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे QA QC दोनों सेक्शन हेड साथ रहते हैं। तो QA इन द प्रेजेंस ऑफ QA हेड, तो हम ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फेज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उसमें भी पहला होता है हमारा प्री इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम फर्स्ट प्री इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इसमें हम सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें हमारे 2 कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लियर ऑब्वियस एरर, जो हमारी ऑब्वियस एरर है कि जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना लिया, डॉक्यूमेंट देखा और डॉक्यूमेंट देखने के बाद में हमें पता चला कि हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई कैलकुलेशन एरर है, तो हम उसको फिर डॉक्यूमेंट को करेक्ट करेंगे। जो इनवैलिड रिजल्ट है उनको हम जो इनवैलिड रिजल्ट आए थे, हमारे ओएस आया था, उनको इनवैलिड करेंगे और जो सही रिजल्ट है उनको देंगे और हमें नो फर्दर रिक्वायर फॉर इन्वेस्टिगेशन, वही हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। दूसरा हमारा आता है वो आता है नो एब्यूज एरर। कोई अगर हमें एब्यूज एरर नहीं मिलता है तो हम इनिशिएट करेंगे फेज बी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एनालिस्ट का इंटरव्यू लेंगे, जिसमें यूजिंग द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट, जिसमें हम जो लेबोरेटरी जो हमें QA ने इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट दी थी उसके द्वारा, वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये चेकलिस्ट QA देता है, तो उससे हम जो हमारा डूअर होता है उसका इंटरव्यू करते हैं कि क्या उसने करेक्ट एंड वैलिडेट मैथोलॉजी मेथड स्पेसिफिकेशन फॉलो किया यस। हमारा अगर वो उससे पूछा जाता है, देखा जाता है। करेक्ट द सैंपल टेकन, उसने करेक्ट सैंपल लिया, लॉट नंबर, बैच नंबर ड्यूरिंग द सैम्पलिंग, है ना, इट टेकन फ्रॉम प्लेस, सही प्लेस से लिया, राइट, यस पे हम करेंगे। हाउएवर सैंपल कंटेनर स्टोर प्रायर टू यूज स्टोरेज कंडीशन, करेक्ट द सैम्पलिंग प्रोसीजर, फॉलो assignment of the possibility that the sample contamination has occurred during sampling and testing. All equipment used in the testing is within the calibrated date. जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है HPLC वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, हमारी सिस्टम सूटेबिलिटी सही है नहीं सही है। रिव्यू द इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट लॉग बुक, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड यूज इन द एनालिसिस, कोई एक्सपायर या वैलिड अनवैलिडेट स्टैंडर्ड तो यूज नहीं कर लिया। सिस्टम सूटेबिलिटी कंडीशन मीट हो रही है हमारी, नहीं हो रही है। Correct glassware and clean glassware used, any contamination has occurred in glassware. Reagent and chemical used in the analysis were within expiry date. Analyst strain on the method and instrument. Examine the raw data including chromatograph spectra, any peak and abnormality, any issue with the environment temperature and humidity. Review the all raw data. Any previous this type issue occurred. Interview the analyst to assess knowledge of the corrected procedure. Any abnormality know by the analyst. ओके, कोई abnormality था मेरी, ये चेकलिस्ट के अनुसार अगर हमें कोई फॉल्ट नहीं मिलता है तो हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है तो वो हम उसको बताएंगे। सबसे पहले उसमें 2 चीज़ होती है, नो असाइनेबल कॉज। इसमें हमारी फर्स्ट आती है कि जब हमने अपनी चेकलिस्ट को यूज़ किया तो चेकलिस्ट में हमने जो टिक किए कि मेथड सही है, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, या क्या आपने लिया है, एक टाइप से इंटरव्यू होता है चेकलिस्ट में। तो उसके अनुसार अगर हमें अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट कोई हमें असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, एनालिस्ट ओरिजिनल सैंपल बाय एनालिस्ट बी इन ट्रिप्लिकेट, किसी दूसरे एनालिस्ट ट्रिप्लिकेट में हम उस ओरिजिनल सैंपल को लगवाएंगे। उसमें भी अगर हमें एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया नहीं मिलता है, ठीक है, अगर हमें नहीं मिलता है तो कांटेक्ट करेंगे सीधा प्रोडक्शन को, जो हो जाएगी हमारी फेज सेकंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट होती है। आरएम के केस में यही फेल हो जाएगा क्योंकि आरएम हमारा बाहर से आया, जैसे कि हम कोई भी आरएम बाहर से आया रॉ मटेरियल, तो वही हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि हमारे प्रोडक्शन से बन गया तो सीधा इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्शन में जाएगी कि वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, क्या इन्वेस्टिगेशन के, और हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमारे स्पेसिफिकेशन के अंडर आ जाता है
जब एनालिस्ट बी लगाता है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम रीटेस्ट कराएंगे एनालिस्ट ए से जिसने पहले लगाया था, ठीक है, और एवरेज रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे जो भी उसके सही आए, और आने के बाद में हम ओएस को इनवैलिड कर देंगे, जनरेट कापा लेंगे और इम्पैक्ट एनालिसिस एंड रिलीज द प्रोडक्ट मटेरियल। सेकंड हमारा उसमें आता है चेकलिस्ट के अनुसार अगर हमारा कोई असाइनेबल कॉज मिल जाता है, रूट कॉज हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है जब हम चेकलिस्ट कर रहे हैं, तो हम फिर एनालिस्ट ए से ही अपना दोबारा से ट्रिप्लिकेट में इंजेक्शन लगाएंगे, एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया मीट हो गए तो अपना ओएस को हम इनवैलिड कर देंगे, नहीं हुए तो फिर सेकेंड नहीं, अगर हमने कॉज मिल गया, कॉज मिलने के बाद में हमने ट्रिप्लिकेट में लगाया और उसके बाद भी कॉज मिलने के बाद भी हमारा ओएस जनरेट हो रहा है, तब भी हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रहा है, तो उसके लिए हम अपने सैंपल को फिर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द सैंपल एरर, कि कोई सैंपल में तो एरर नहीं है, तो हम सैंपल एरर आइडेंटिफाई अगर हमारा नहीं होता है, सैंपल एरर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो मटेरियल को रिजेक्ट कर देंगे, ओएस इनवैलिड होगा। और अगर हमारा सैंपल एरर कोई फाइंड हो जाता है तो रीसैम्पलिंग करेंगे, एनालिसिस ऑफ रीसैम्पलिंग बाय एनालिस्ट ए इन ट्रिप्लिकेट मीट एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया, और अगर हमें नहीं मिलता है तो मटेरियल रिजेक्ट करेंगे, और हमें एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया मिल जाता है सैंपल एरर आइडेंटिफाई होने के बाद भी, रीसैम्पलिंग कराने के बाद भी, और उसके बाद भी हमें मिल जाता है तो रिपोर्ट एवरेज रिजल्ट, जो भी हमारे एवरेज रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे और हमारे ओएस को इनवैलिड कर देंगे ओएस को, और जनरेट फिर उसका कापा कि हमने किस गलती से हुआ और आगे से हमें कोई करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिंग एक्शन लेना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ एनालिसिस देखनी पड़ेगी और प्रोडक्ट को हम रिलीज कर देंगे। तो अब हम फेस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जो हमने अभी यहाँ आपको बताया नहीं मिला और हमने एनालिस्ट बी से लगवा दिया तब भी हमें नहीं मिला, तो फेस इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती है हमारी एनालिसिस। तो हम फेस इन्वेस्टिगेशन में गए, उस फेस सेकंड इन्वेस्टिगेशन जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, रेंज डेविएशन फेलियर इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इसमें भी हमारे दो हमारे असाइन निकलते हैं कि हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई हुआ या नहीं हुआ। अगर हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है तो वहीं ओएस हमारा इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, एंड जनरेट कापा इम्पैक्ट एनालिसिस रिलीज द प्रोडक्ट। अगर हमें कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है तो कॉन्टैक्ट द लेबोरेटरी फेलियर इन्वेस्टिगेशन। अगर वहाँ पर भी हमें कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई होता है तो फिर हम कंडक्ट करेंगे लेबोरेटरी फेलियर इन्वेस्टिगेशन की कहीं हमारी लेबोरेटरी में तो इन्वेस्टिगेशन फेलियर नहीं होगी, लेबोरेटरी का ही तो कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रीटेस्ट, रीसैम्पलिंग करते हैं। तो उसमें हम ओएस रिजल्ट, अगर हमें हाइपोथेसिस एनालिसिस के ओएस रिजल्ट ऑफ टर्न कंफर्म हो गया तो हमारा वहीं नो फर्दर रीटेस्ट एंड ओएस वैलिड। कोई असाइनेबल कॉज मिला तो ओल्ड रिपोर्ट नहीं मिला, सॉरी, अगर असाइनेबल कॉज कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है तो और रिजल्ट ऑल रिपोर्ट करेंगे हम और डिस्पोज द बैच एंड फेस थर्ड इन्वेस्टिगेशन। और कोई हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम रिजल्ट एवरेज करेंगे और ओएस को इनवैलिड करेंगे। तो फेस थर्ड में क्या होता है कि इफ बैच इज रिजेक्टेड देयर स्टिल नीड टू बी एन इन्वेस्टिगेशन। अगर बैच रिजेक्ट हो जाता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है। अदर बैच और प्रोडक्ट आर अफेक्टेड तो नहीं है उससे, तो थर्ड हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कोई अदर बैच और प्रोडक्ट तो हमारा अफेक्टेड नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमने एक जो हमारी शुरुआत हुई थी वो लेबोरेटरी चेक इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट से हुई थी, तो वो आगे थी और मिल जाता है यहीं हम अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं और अपने उसको ट्रिप्लिकेट में लगाते हैं जो हमने आपको बताया था, और एवरेज रिपोर्ट करते हैं, इनवैलिड करते हैं जो हमारा ओएस है और उसका कापा हम भरेंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म। आज मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।